ओके गाइस, तो सेकंड मॉड्यूल में मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा बहुत पहले फ्रिक्शन के बारे में बता देता हूँ। ओके, फिर मैं बताऊंगा आपको कि कुछ क्वेश्चंस कैसे करने हैं एलएलएम के, जो थोड़े टफ वाले होते हैं। ठीक है, तो थोड़े टफ क्वेश्चंस देख लेंगे। तो टफ बनाने के लिए फ्रिक्शन घुसाएंगे, तो फ्रिक्शन पता होना चाहिए। तो देखो, फ्रिक्शन क्या होता है। तुम अगर किसी ब्लॉक को रख के उसको ऐसे खींचते हो, ठीक है, और उसको ऐसे ले जाते हो, तो अगर ये चल रहा है स्पीड v से और तुम f लगा रहे हो इस पर, तो तुमने नोटिस किया होगा ना कि इसमें कुछ रगड़न घिसड़न होती है जिससे वो चलना रेजिस्ट करता है, इसको फ्रिक्शन कहते हैं। ओके, अगर ब्लॉक मूव हो रहा है तो म्यू इंटू एन हो जाता है इसका वैल्यू। एन क्या है? नॉर्मल फोर्स। ठीक है, इस केस में अगर मास एम है तो आपका नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा? एम जी के बराबर, क्योंकि ऊपर की तरफ कोई डायरेक्शन में मूवमेंट ही नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू एम जी। म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टू बी प्रेसाइज, अगर मूव कर रहा है तो। ओके, अब अगर जैसे ब्लॉक रेस्ट पे, अब ये तो लोग सही करते, गलत क्या करते हैं बताता हूँ। अब जैसे तुमने कोई फोर्स एफ लगाया, तो यहाँ पे अगर आपका ब्लॉक रेस्ट पे, ठीक है, जैसे देखो अभी ये पड़ा है तो मैं इसे फोर्स लगाऊं तो भी मूव नहीं कर रहा है ये, इसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आपकी अगर बॉडी रेस्ट पे है और ये मूव नहीं कर रही है, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू द फोर्स विच आर अप्लाइंग। अब जैसे मैंने स्ट्रॉन्ग इनफ फोर्स लगाया तो जस्ट मूव करना शुरू करता है कॉन्स्टेंट स्पीड से, तो वहाँ पे काइनेटिक फ्रैक्शन ऐड करने लग जाता है, जिसको म्यू के से डिनोट करते हैं, और वो हो जाता है म्यू के इंटू एन। ओके, जब मूव करना शुरू कर दे तो। मूव नहीं किया है तब तक यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और एफ बराबर एफ रहेगा। ठीक है, स्मॉल एफ बराबर कैपिटल एफ रहेगा, इसको ऐसे लिखो, स्मॉल एफ बराबर कैपिटल एफ। तो जब तक आपका मूवमेंट शुरू नहीं होता है ना, तब तक इसकी वैल्यू कैपिटल एफ के बराबर ही रहेगी। कब तक? जब तक ये इसके ग्रेटर देन ये नहीं हो जाए। ठीक है, ये अब ये क्या है? ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम कहते हैं म्यू एस। तो आपका अगर जो अप्लाइड फोर्स है वो अगर इस वैल्यू से ज़्यादा हो गया, ठीक है, मतलब म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन। अब एन यहाँ पे क्या होगा? एम जी के बराबर है, क्योंकि ऊपर तो कुछ हो नहीं रहा है, मूवमेंट एक्सेलरेशन। तो जैसे ही तुम्हारा एफ हो जाएगा इससे बड़ा, इसका मतलब क्या हो जाएगा पता है? इसका मतलब ये हो जाएगा कि तुम्हारा मूवमेंट शुरू हो जाएगा। इससे पहले एफ की वैल्यू एफ रहेगी। अब जैसे तुमने फोर्स लगाया म्यू एस एम जी बाय टू, तो ये इससे कम है। ठीक है, ये जो नंबर है इससे कम है ना, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो तुम्हारा ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। तो अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे कोई पूछेगा फ्रिक्शन कितना लग रहा है तो इतना ही रिपोर्ट कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, अगर आपका ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो एफ इक्वल टू एफ ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर आपने इतना कैपिटल एफ लगाया तो स्मॉल एफ की वैल्यू भी इतनी ही हो जाएगी। ये वैल्यू जैसे ही रीच होगी, ठीक है, अब ये वैल्यू जैसे बराबर हो गई इसके, तो आपका ब्लॉक रेस्ट पे पड़ा रहेगा। ठीक है, जस्ट इम्पेंडिंग मोशन पे। और जैसे इससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है ना वैल्यू, थोड़ी सी ज़्यादा होते ही आपका मूवमेंट शुरू हो जाएगा और फिर फ्लो फ्रिक्शन इतना ही लगेगा। अब यहाँ पे मैं तुम्हें दो तीन बातें बता देता हूँ कि आज तक IIT जेई एडवांस और मेंस में मैंने एटलीस्ट एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं देखा जिसमें काइनेटिक फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करके कोई पूछता ही नहीं है सब। ठीक है, डायरेक्ट म्यू एम जी से ही काम चल जाता है ना। तो म्यू के और म्यू एस भूल जाना है, केवल एक म्यू होता है बस। ठीक है, ये स्टैटिक कोएफिशिएंट, ये स्टैटिक, वो कोई नहीं देखता है। ठीक है, जेई में ये केवल कोचिंग वगैरह में रहते हैं पढ़ाने के लिए, समझने के लिए, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अपन इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट से। वैसे कोई खास इसमें है नहीं था। अब देखो एनएलएम के अंदर क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो कराने को मैं दुनिया, देखो अब एनएलएम पढ़ाने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक होता है ग्रेड स्टूडेंट, एक होता है ओके स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट क्या करेगा? एनएलएम के 50 क्वेश्चंस बना लेगा, 100 क्वेश्चंस बना लेगा अलग अलग टॉपिक से। ये करने से तुम कभी एनएलएम नहीं सीखने वाले हो। ठीक है, ये करके तुम्हें जैसे ही 51वां क्वेश्चन पूछ लिया जो तुमने देखा नहीं, तुम अटक जाओगे। तो मैं तुम्हें प्रोसेस समझा दूंगा कि कैसे करने हैं एनएलएम के क्वेश्चन। ये प्रोसेस तुम्हें आ गया ना, तुम दुनिया का कोई भी एनएलएम का क्वेश्चन बना लोगे, भले इरोडो का हो कि एचसी वर्मा का हो कि क्रोटो का हो कि जेई एडवांस का हो, कोई भी क्वेश्चन बनाओगे। ठीक है, प्रोसेस समझने पे ध्यान देना। एक क्वेश्चन करूंगा उससे ही आपका सब हो जाएगा। इंक्लाइन प्लेन है, एंगल थीटा है, यहाँ पे एक फ्रिक्शनलेस पुली है। ठीक है, 99.99% केसेस में जेई के अंदर फ्रिक्शनलेस पुली होगी, मासलेस स्ट्रिंग होगी। अगर अब देखो साउंड वेव वगैरह में अलग हो जाता है, लेकिन अगर एनएलएम का क्वेश्चन आता है ना, पुली में फ्रिक्शन यूजुअली नहीं होता है, स्ट्रिंग मासलेस होती है। चिंता मत करो उन चीज़ों की। अगर कभी बाय द वे स्ट्रिंग में मास हो गया, पुली में अगर फ्रिक्शन हो गया, तो कुछ नहीं करेंगे, नया एफबीडी बनाएंगे, उसके अंदर फ्रिक्शन शो कर देंगे। सिंपल, ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना है, फ्रिक्शन शो कर देंगे, या फिर पुली का मास या स्ट्रिंग का मास भी ऐड कर देंगे एमजी में, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं मासलेस सब कुछ। यहाँ पे एक स्मॉल एम मास है, यहाँ पे एक कैपिटल एम मास है।
ओके, हम बोल रहे हैं कि ये जो मास है बड़ा है, ठीक है, और हमें बता रखा है कि मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन होगी, ये हमें बता रखा है। तो बोलेंगे कि इधर कितनी एक्सेलरेशन से मूव करेगा अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो अब देखो ये क्वेश्चन समझना है अच्छे से, कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, तुमने पढ़ रखा है तो ये कॉन्सेप्ट समझो, फिर तुम फटाफट उसी समय कर पाओगे। और इसके अलावा तुम्हें और कोई एग्जांपल देने की जरूरत ही नहीं है, फिर तुम अपने आप सीख जाओगे कि कैसे कोल करते हैं एनएलएम। तो देखो अपन क्या करेंगे, सिंपल सी बात ध्यान रखनी, एफबीडी बनाना है, सारे फोर्सेस शो करना मत भूल जाना गलती से भी। तो अपन पहले इसका शो करते हैं। तो ये एम लटक रहा है, ठीक है, एक नीचे एम लग जाएगा और इस पर एक ऊपर टेंशन लग रही है थ्रेड की। ओके, अब यहाँ पे टेंशन अगर टी है तो यहाँ पे भी टेंशन टी होगी। मासलेस स्ट्रिंग और फ्रिक्शनलेस पुली जब भी होती है तो दोनों सिरों पे सेम टेंशन होती है, याद रखो, दिमाग में बैठा लो। ओके, अब जैसे अपन मान लेते हैं कि यार ये एक्सेलरेशन इधर से जा रहा है, तो क्योंकि थ्रेड की लेंथ तो कांस्टेंट होगी, तो अगर ये एक्सेलरेशन इधर जा रही है तो ये भी ऊपर है, ए से जाएगा, ठीक है। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग दे रखी हो तो स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रहती है, मतलब ये अगर इस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो ये वाला जो सिरा है ये ए से नीचे जाएगा, इसका मतलब इसको भी ए से ऊपर आना पड़ेगा, वरना तो स्ट्रिंग की लेंथ चेंज हो जाएगी ना। तो इसलिए इसकी एक्सेलरेशन ऊपर ए शो कर दो। तो हम इसके लिए अपन लिखते हैं ऊपर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन मान के, ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहा है, टी, और माइनस में आ जाएगा एम जी, क्योंकि एम जी नीचे लग रहा है। ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है एम ए, तो एम ए, ये आ गया आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब अपन बनाते हैं इसके लिए। अब देखो यहाँ पे दिक्कतें हैं थोड़ी, सारे फोर्सेस शो करने हैं, ठीक है। तो ये अपना एम है, इस पर एक लग रहा है नीचे एम जी, ठीक है, एक लग रहा है आपका इसके ऊपर एन, ठीक है, परपेंडिकुलर तो प्लेन होगा ना एन, तो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है। एक लग रही है यहाँ पे टेंशन, ओके, टेंशन लग रही है, देखो। और कुछ बचा है, अब यहाँ पे म्यू दे रखा है, हाँ यार भाई फ्रिक्शन बचा है। अब देखो फ्रिक्शन बचा है, तो ये मूव कर रहा है, ब्लॉक मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि इस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ म्यू एन के बराबर, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू एन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन का दे रखा है कोएफिशिएंट, चिंता मत करो। देखो जेई में कभी भी काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन में फर्क नहीं करेंगे, केवल म्यू बता देंगे, तो इतना ज़्यादा सोचना ही नहीं है। फिर भी अगर कभी दे दे तो मैंने बता दिया भाई कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे अपन ऐसे लिख देंगे। तो अपन इसका अब अपन करते हैं काम तमाम, एक बार वर्टिकल डायरेक्शन है, मतलब इस डायरेक्शन में अपन एक बार लिखते हैं वीडी। ओके, तो इस डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेज लग रहे हैं, तो देखो ऊपर की तरफ लग रहा है एक एन, और एक इधर देखो कंपोनेंट्स ब्रेक करते हैं। तो पहले एम को काटो और कंपोनेंट्स में लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है, सिंपल लगा दो। ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। दिख रहा है ना भाई सबको कैमरा में, स्क्रीन में, सॉरी, ठीक है। क्या क्या वापस बताता हूँ, मैंने क्या किया, एम जी को काटा और कंपोनेंट्स के टर्म्स में लिख दिया, एम जी कॉस थीटा इधर नीचे और एम जी साइन थीटा इधर। तो अब अपन लिखते हैं, एक बार अपन लिखते हैं इसका एफ बी डी, सॉरी इसकी इक्वेशन इस डायरेक्शन में, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन में कोई मोशन हो रहा है क्या, नहीं, एक्सेलरेशन तो प्लेन के लॉन्ग हो रहा है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे फोर्सेस का सम 0। तो ऊपर की तरफ है फोर्स एन, ठीक है, नीचे की तरफ है एम जी कॉस थीटा, तो माइनस एम जी कॉस थीटा। अब यहाँ पे इक्वेट कर देंगे 0 से, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, ये अपनी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब अपन इसके लॉन्ग लिखते हैं, तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन इधर हो रही है, तो इधर के सारे फोर्सेस पॉजिटिव गिनते हैं। तो देखो यार पहला फोर्स क्या लग रहा है, एम जी साइन थीटा, तो एम जी इंटू साइन थीटा, ये इधर पहला पॉजिटिव फोर्स हुआ। और क्या लग रहा है, और कोई पॉजिटिव फोर्स दिख नहीं रहा है। अब इधर देखो क्या क्या है, टी लग रहा है एक, माइनस टी, और इधर लग रहा है तो माइनस में म्यू एन लग रहा है, तो माइनस म्यू एन। एक्सेलरेशन कितनी है इधर, एम ए, तो कैपिटल एम इंटू ए, ये हो गया आपकी तीसरी इक्वेशन। अब देखो वेरिएबल्स क्या क्या है, टी वेरिएबल है, ए वेरिएबल है और एन वेरिएबल है, और इक्वेशंस कितनी है, 1 2 3, तो 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो तुम ध्यान से अगर देखो ना, ये वाला डायग्राम हटा देते हैं अपन, तो तुम ध्यान से देखो, तो देखो एलएलएम में कुछ भी नहीं था, केवल मैंने एफबीडी अच्छे से बनाया। अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ अपन ने एलिमिनेट की एन, अपने पास एन कितना आ गया, देखो इसको इधर करेंगे तो ये आ जाएगा। अपन क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो टी और टी कैंसिल हो जाएगा, समझ लो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, इसको काट दिया, ये दोनों को ऐड किया तो अपने पास आ जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस एम जी, ठीक है, तो ये अपन ने कंसिडर कर लिया, ये अपन ने कंसिडर कर लिया इधर, ओके, माइनस म्यू एन। अब एन की वैल्यू कितनी है, एम जी कॉस थीटा, देखो ठीक है ना, ये है इक्वल टू ये, और ये ऐड हो जाएंगे, m प्लस एम इंटू ए।
ए कितना आ गया आपका, एम जी साइन थीटा माइनस एम जी माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एम प्लस कैपिटल एम। ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन जो नया बंदा है उसके लिए थोड़ा टफ लगा होगा उसको, बट ये है एकदम आसान चीज। तो देखो एलएलएम के अंदर यही करना है, क्या करना है, सारे फोर्सेस शो करो। तो पहले मैंने इसका एफबीडी बनाया, उससे पहले इक्वेशन आ गई, ओके। फिर हमने इसका एफबीडी बनाया, फिर यार हमने क्या सोचा, देखो एफबीडी बनाया तो नीचे एम जी लगाया, इधर टी लगाया, इधर म्यू एन लगाया, इधर एन लगाया। इनमें से कोई भी फोर्स अगर हम छोड़ देते ना तो दिक्कत हो जाती कि नहीं हो जाती है ना। तो हम सारे फोर्सेस शो करेंगे, भूलेंगे कुछ भी नहीं, वरना प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चन गलत करके आओगे एग्जाम में। और इससे क्वेश्चन भर भर के आएंगे, डायरेक्टली नहीं आएंगे, लेकिन ये चीज़ हर जगह यूज होने वाली है फिजिक्स में, तो समझ लो, ओके। तो अब हमने देखा कि यार इधर अगर अपन लिखें तो कोई फायदा है नहीं, इधर लिखें तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स ब्रेक करने पड़ जाएंगे। तो इंक्लाइन में हमेशा ध्यान रखना है कि एक कंपोनेंट आप ब्रेक कर दो वर्टिकली, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और एक कर दो अलोंग द प्लेन। ठीक है, तो अपने परपेंडिकुलर प्लेन की इक्वेशन लिखी, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन में तो कोई मोशन हो ही नहीं रहा है, तो हम कर देंगे एक्सेलरेशन 0। तो उससे अपने पास क्या आ गया कि n बराबर एम जी कॉस थीटा। ठीक है, अरे हाँ यहाँ पे देखो गड़बड़ हो गई एक, यहाँ पे कैपिटल एम आएगा, ओके। सॉरी, ये चीज़ की माफ करना भाई, यहाँ पे कैपिटल एम आएगा, ओके। इसको तुम यहाँ डालोगे ना तो यहाँ पे कैपिटल एम आएगा तुम्हारा, ओके। हाँ भाई माफ़ कर देना इसके लिए, ठीक है, वो थोड़ा मेरा पता नहीं आंखों का मिस्टेक हो गया होगा। सो एनीवे आई एम सेइंग कि कैपिटल एम जी कॉस थीटा यहाँ पे आ जाएगा आपका एन की वैल्यू, ओके। तो ये वाला यहाँ पे अपने लिखा था एन इक्वल टू कैपिटल एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। अब अपन लिखते हैं अलोंग द इंक्लाइन। ठीक है, अलोंग द इंक्लाइन अगर हम लिखे ना तो यहाँ पे हमने देखा एक्सेलरेशन हो रही है इधर ए, तो हमने देखा कि यार एम जी साइन थीटा पहले ये लिखा, इधर नेट फोर्स ये है, ठीक है, ये तो इधर का कुछ और है, इधर जा रहा है एक माइनस टी, इधर जा रहा है एक माइनस म्यू एन, और टोटल एक्सेलरेशन कितनी है ए, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, और फिर हमने इनको सॉल्व कर दिया, इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना अभी मैंने बता दिया, ओके। तो अगर आप देखो तो एनएलएम में केवल दो ही चीज़ें होती हैं, एफबीडी बनाना, ठीक है, तीन चीज़ें होती हैं, एफबीडी बनाना, उसके बाद उनसे इक्वेशंस लिखना, और तीसरा स्टेप उनको सॉल्व करना, ओके। अब सॉल्यूशन में यूजुअली लोग गलती करते थे, जैसे मैंने भी यहाँ पे गलती से स्मॉल एन लिख दिया तो मेरे भी -4 हो जाता, -1 हो जाता है ना। तो वापस से रीचेक करने की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। जैसे मैंने रीचेक किया तो पता चला कि हाँ भैया थोड़ी सी गलती हो गई थी, ओके। और मैंने ठीक है मैं कह दूंगा कि मैंने डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये गलती की थी, हाँ हाँ। सो देखो एनएलएम में कुछ भी नहीं है खास, लोग पता नहीं जबरदस्ती एनएलएम में उलझते रहते हैं। उनको यही कॉन्सेप्ट सीखना है केवल कि डायग्राम बनाओ, हवा में मत करो चीज़ें। हवा में करेंगे हम चीज़ें बाद में जब एक्सपर्ट हो जाएंगे, अभी तुम्हें चीज़ नहीं आती है तो जबरदस्ती एक्सपर्ट नहीं बनना है। डायग्राम बनाओ यार, हाथ से 1 मिनट ज़्यादा लो लेकिन सही करके आओ। तो डायग्राम बनाया हमने, इक्वेशन लिख दी भाई, क्या क्या है, एफ इक्वल टू एम ए, बस ए 0 है तो ए 0 कर दो, तो एफ इक्वल टू 0 कर दो, ओके। एफ इक्वल टू एम ए लगाना है बस, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, सारे फोर्सेस ढंग से लिखो, कंपोनेंट्स ब्रेक अच्छे से करो, सही से करो, और जहाँ एक्सेलरेशन हो रही है वहाँ एफ इक्वल टू एम है, जहाँ नहीं हो रही है वहाँ एफ इक्वल टू 0 कर दो। सिंपल क्वेश्चन था भाई, देखो बहुत ज़्यादा की कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं। अब ये चीज़ की जो मास्टरी होती है ना, इसको कराने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, दुनिया भर की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं। तो यार मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ पर्सनली। मेरा ये मानना है कि यार एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो तुम क्वेश्चन कर सकते हो। तो अब मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एक ऐसी बुक उठाओ कोई जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बना रखे हो। बेस्ट पता है इसका क्या सोल्यूशन है, आप एच वर्मा में एनएलएम वाले चैप्टर में जाओ, उसके अंदर सॉल्व एग्जांपल्स देखो, ठीक है। वहाँ पे सॉल्व एग्जांपल्स को आप मैंने जो बताया उसके बेस पे खुद करने की कोशिश करो। एग्जाम्पल में आप सॉल्यूशन मत देखो एच वर्मा ने क्या किया है, खुद सॉल्व करो, और उसके बाद तुमसे नहीं होना तो थोड़ा थोड़ा हिंट ले लो सोल्यूशन से, उसके बाद खुद अटेम्प्ट करो। ऐसा करोगे ना तो सॉल्व एग्जाम्पल्स में जो 20-25 है ना, उन्हीं से तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि तुम दुनिया भर का काम करके आ सकोगे, ओके। जेईई एडवांस का क्वेश्चन तुम यूँ ऐसे ऐसे लगाओगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो कर लो तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट केवल यही था एनएलएम में, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। फ्रिक्शन भी बता दिया और कैसे सॉल्व करना है ये सब वो भी बता दिया है। बाकी एनएलएम प्योर आपकी प्रैक्टिस है, आपकी श्रद्धा भक्ति। आपको एनएलएम अगर अपना अच्छा करना है तो प्रैक्टिस ज़्यादा करो, ठीक है। कोई भी टीचर, कोई भी चीज़, कोई भी कोर्स आपको एलएलएम में अच्छा नहीं बना सकता है, बजाय केवल आपकी प्रैक्टिस है वही आपको बना सकती है, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट तो यार यही है, करने का तरीका यही होता है। एनसीईआरटी भी देखोगे उसमें केवल एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो भी इससे भी सिंपल एग्जाम्पल है। तो स्टेप्स वापस बता देता हूँ, एफबीडी बनाओ अच्छे से, ठीक है। डायग्राम पहले ड्रॉ करो, फोर्सेस शो करो, उसके बाद अच्छे से दोनों डायग्राम्स का एफबीडी बनाओ, जैसे ये है,
ये तो थोड़ा मैसी हो गया, बट अच्छा सा सुंदर बनाओ, ठीक है। मुझे एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने यार कई बार तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा स्टेप लिखे हैं। जबरदस्ती चीज़ें काट दो और उसके बाद सॉल्व कर दो, ठीक है। तो यही है, अब मैं आपको लास्ट मॉड्यूल पढ़ाऊंगा LLM का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन दी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट, ओके। इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।